मॉर्निंग स्टूडेंट, दोबारा अपन एक वन शॉट वीडियो बना रहे हैं वेव ऑप्टिक्स का। तो आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल के ऊपर। देखो वेव ऑप्टिक्स। अब देखो वेव ऑप्टिक्स के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लाइट के बारे में जानते हैं। तो लाइट के बारे में बड़ा से अपने को 4 थ्योरी दी हुई हैं। कौन कौन सी दी हुई हैं? सबसे पहले तो किसने दी थी? न्यूटन ने। तो न्यूटन ने क्या बताया था? कोर्सकुलर थ्योरी दी थी उसने अपना। सबसे पहले न्यूटन्स कोर्स कूलर थ्योरी, उसने क्या बताया था कि लाइट है वो छोटे छोटे नॉन विजिबल स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में चलता है, जिनको अपन देख नहीं सकते, और वो सभी डायरेक्शन के अंदर क्या है, चलता है। तो उससे उसने लीनियर जो मोशन हो रहा था उसको एक्सप्लेन कर सका, रिफ्लेक्शन इन सभी फिनोमेनाओं को वो एक्सप्लेन कर सका। ये सबसे पहले उसने दी थी 1600 के समथिंग। ठीक है, इसके बाद में कौन आया अपना? हाइगेंस। सेकंड कौन आ रहा है अभी? हाइगेंस। हाइगेंस प्रिंसिपल। तो हाइगेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि लाइट है वो स्मॉल पार्टिकल्स, यानी जो अपने जो वो वेव की फॉर्म में चल रहा है, यानी लाइट सोर्स से जो लाइट इमिट होगा वो किसकी फॉर्म में होगा? वेव की फॉर्म में। और वो वेव सभी डायरेक्शन के अंदर एक समान रूप से चल रही है। जैसे अपन क्या है, बात करें छोटे से सोर्स की बात करें, तो छोटे से सोर्स की बात करेंगे तो अपन क्या देखेंगे कि एक जो सोर्स है अपना, फॉर एग्जांपल देखो ये लाइट सोर्स ले लिया। अब इसके चारों तरफ एक वेव को अपन इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, इसके चारों तरफ, है ना। तो ये लाइट सोर्स एस हो गया, तो इससे ये सभी डायरेक्शन में क्या है, वेव चल रही है, राइट। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? वेव फ्रंट। यानी अपन इसके अंदर क्या है, सभी डायरेक्शन में इस तरह से अपन क्या है, वेव को इमेजिन कर सकते हैं। जहाँ पे भी ये वेव टकराएगी वहाँ पे एक नया सोर्स जनरेट हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई? सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये वेव टकराएगी वहाँ पे एक नया सोर्स क्रिएट होगा। तो जिस तरह से अपन देखते हैं सारे कमरे में क्या हो जाता है, रोशनी हो जाती है। तो ये किसने दिया था भाई? हाइगेन ने। तो हाइगेन ने सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तीसरी अपन बात करें किसकी, तो तीसरा अपना आ रहा है कौन? मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक। तो मैक्स प्लांक ने क्या बताया भाई? प्लांक ने बताया कि लाइट है वो स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में चलता है, यानी लाइट ट्रेवल इन द स्मॉल पैकेट्स विच इज नेम इज क्वांटा या फोटोन। यानी फोटोन की फॉर्म में अपन लाइट को इमेजिन किया। उसने किसको माना भाई? लाइट इज द ट्रेवल फोटोन, यानी फोटोन्स की फॉर्म में चल रहा है। और फोटोन की जो एनर्जी बताई थी उसने कितने कहा था भाई? E=hν। hν एनर्जी उसने बताई थी। किसने भी? मैक्स प्लांक ने। इसके बाद में अपना एक फोर्थ जो आता है वो कौन आता है भी? मैक्सवेल। फोर्थ कौन आता है? मैक्सवेल। देखो मैक्सवेल क्या कहता है? मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल थ्योरी क्या कहती है कि लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चल रहा है। किसके रूप में चल रहा है? लाइट ट्रेवल इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपन ने देखो बनाकर देखी थी, 3D वेव बन रही थी अपनी। तो यहाँ पे देखो लाइट इस तरह से, एक वेव तो इस तरह से और एक इसके जस्ट परपेंडिकुलर, वो अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले चैप्टर के अंदर देखा था। तो ई कंपोनेंट तो इधर आ गए और बी कंपोनेंट आपके इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये इस तरह से परपेंडिकुलर चल रहे हैं और ये आपके क्या हो जाएंगे, थोड़े से बेंड हो जाएंगे। इस तरह से आपको दिखाने हैं। ठीक है, इसी तरह से ये इसके इधर आ जाएंगे और ये आपके क्या हो जाएंगे? ई वाले कंपोनेंट हो जाएंगे। करेक्ट है, तो ये ई कंपोनेंट हो गया और ये क्या हो गया अभी आपका? बी कंपोनेंट। तो ये अपन ने क्या देख लिया था? मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। यानी उसने कहा था कि वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है वो दोनों कंपोनेंट के क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ई और वी दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? वेव के। तो ये अपने क्या है? 4 थ्योरी है, तो जिनको अपन ने शॉर्ट में देख लिया, न्यूटन्स, हाइगेंस, मैक्सवेल और मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना हाइगेन वेव थ्योरी। तो हाइगेन ने क्या बताया कि बेटा ध्यान से सुनना आपको, कि हाइगेन ने ये बताया कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। जैसे अपन शांत पानी के अंदर अपन पत्थर डालेंगे तो वहाँ पे एक वेव जनरेट होगी और वो वेव क्या है? किनारों तक जाती है, आपने देखा है। तो उसी तरह से लाइट सोर्स से जो लाइट इमिट हो रहा है वो भी क्या है? वेव्स के रूप में चल रहा है। और वो वेव किस तरह से आपको इमेजिन करनी है कि आपके पास एक बल्ब है तो उसके चारों तरफ लाइट क्या है? एक तरह से स्पेयर के रूप में चारों तरफ से क्या है? चल रहा है। तो उसको अपन क्या
बोल सकते हैं, वेव के रूप में अपन क्या है, लाइट ट्रेवल कर रहा है। तो अपन देखो उसको समझने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, एक लाइट सोर्स बना रहे हैं। जैसे ये लाइट सोर्स हो गया अपना, और इसके चारों तरफ से ये क्या है, एक सर्कल से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, एक तरह से वेव मान सकते हैं, ये सेकंड मान सकते हैं, इसके आगे चल रही है एक तरह से। तो इस तरह से अपन क्या मान सकते हैं, ये लाइट क्या है, वेव के रूप में अपने चारों तरफ से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एस लाइट सोर्स हो गया, इससे क्या है, इमिट हो रही है लाइट, ये आगे की तरफ क्या हो रही है, बढ़ रही है भाई। अब देखो ये क्या कर रहा है, सभी डायरेक्शन के अंदर ये क्या कर रहा है, सभी डायरेक्शन के अंदर एक समान वेग से, यानी एक समान वेलोसिटी से क्या कर रहा है, चल रहा है, जिसकी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखो उसने क्या कहा कि लाइट का जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट अपन किसको बोलेंगे, देखो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स जो मैंने एरो लगाए हैं, ये सेम फेज में क्या कर रहे हैं, ओसिलेट कर रहे हैं। तो वो सेम फेज में ओसिलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहे हैं। ओसिलेशन का मतलब एक एग्जांपल से समझो, जैसे आपने देखा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को परेड होती है, तो उस टाइम पे आपने देखा कि सभी जो सोल्जर्स होते हैं उनकी लेफ्ट राइट होती है, तो लेफ्ट पैर ही एक साथ ज़मीन पे लगता है, फिर राइट लगता है, तो वो सेम फेज में बोले जाएंगे। यानी वो क्या है, एक सेम फेज में क्या कर रहे हैं, पास्ट कर रहे हैं, यानी अपने मार्च पास्ट कर रहे हैं, तो उस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, सेम फेज। उसी तरह से लाइट यहाँ पे भी सभी जो पार्टिकल अपन इमेजिन कर रहे हैं वो सेम फेज में आगे की तरफ क्या है, बढ़ रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, ये जो डॉटेड अपन ने लाइन बना रखी है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट के अंदर आपको यही ध्यान में रखना है कि ऑल पार्टिकल मूव इन सेम फेज इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन के अंदर वो क्या कर रहे हैं, सेम फेज में चल रहे हैं। अब देखो इसी तरह से अपन 3 तरह के वेव फ्रंट की इमेजिन करेंगे। सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, स्फेरिकल की। तो स्फेरिकल के अंदर जैसे अपन ने लाइट सोर्स ले लिया, एक बल्ब या पॉइंट सोर्स ले लिया, तो उसके चारों तरफ जो लाइट इमिट होगा उसको अपन क्या मान सकते हैं, स्फेरिकल फॉर्म। दूसरा, यदि अपन ने ट्यूबलाइट ले लिया, जैसे ट्यूबलाइट अपन ने किस तरह से लेंगे, ये स्फेरिकल मान सकते हैं अपन। दूसरा अपन ये मान रहे हैं कि देखो ये मैंने ट्यूबलाइट ले ली, जैसे इसके अंदर क्या है, शेप दिख रही है, सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल के अंदर चारों तरफ से अपन क्या है, वेव फ्रंट की इमेजिन करें तो किसी टाइम के ऊपर इस तरह से अपन इसके चारों तरफ क्या मान सकते हैं भाई, वेव फ्रंट को इमेजिन कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से ये अपन ने क्या कर दिया भाई, इमेजिन कर दिया चारों तरफ से। तो ये देखो अपन देखेंगे तो ये सभी डायरेक्शन में क्या है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, लाइट क्या है, आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब इसी तरह से अपन बात करें किसकी, यदि लाइट सोर्स क्या है, अपने से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर है, तो उस टाइम पे अपन क्या देखेंगे कि लाइट यहाँ पे अपने तक पहुँच रहा है, वो वेव्स के रूप में न होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेन के अंदर। तो प्लेन के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल यही वेव आगे की तरफ चल रही है, तो ये आगे की तरफ चलते चलते क्या हो जाएगी, एक प्लेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस टाइम पर अपन लाइट को क्या मान सकते हैं, ये जैसे लाइट रे आ रही है, तो ये पट्टिका बनाकर अपन इसको क्या नाम दे सकते हैं भाई, प्लेन वेव फ्रंट। तो ये अपने क्या है, इनको अपन क्या बोल सकते हैं, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। तो ये 3 तरह के वेव फ्रंट अपन को ध्यान में रखने हैं, बस इजी सा है। आपका लाइट सोर्स क्या है, पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल निकलेगा, आपका लाइट सोर्स ट्यूबलाइट है तो सिलेंड्रिकल निकलेगा, और आपका लाइट सोर्स आपसे बहुत ज़्यादा दूरी के ऊपर है तो उस टाइम पे लाइट किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट कन्वर्ट इनटू प्लेन। तो प्लेन को अपन देखो ये 2 पट्टियों के रूप में अपन ये इजीली दिखा सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, अब देखो अपन बात कर रहे हैं हाइगन वेव प्रिंसिपल के अंदर उसने क्या बताया कि लाइट है वो क्या है, एक वेव के रूप में चल रहा है। अब यहाँ पे अपन क्या मान सकते हैं कि लाइट है एक वेव के रूप में, ये आप देख रहे हो यहाँ पे एक लाइट सोर्स है और ये वेव के रूप में देखो एक छोटा सा मैंने पार्ट ले लिया है वेव का, तो ए बी अपन यहाँ पे वेव फ्रंट ले रहे हैं। अब ये पीछे ट्रफ और क्रस्ट की 2 पोजीशन अपन ने डिसाइड कर दी। अब देखो इसकी वेव के ऊपर हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स का काम कर रहा है, तो इसको मैंने देखो अलग मार्कर का यूज़ करते हुए अपन ने दिखाया कि यहाँ पे जैसे आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर एक नए वेव जनरेट हो रही है, तो जिसको अपन ने देखो इस छोटे छोटे स्फेयर के रूप में आपको दिखा रखा है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक नए सोर्स का जनरेट कर रहे हैं। इसी को अपन ने उसने हाइगन ने क्या नाम दिया था भाई, सेकेंडरी वेवलेट। क्या नाम दिया था, सेकेंडरी वेवलेट। अब ये जो सोर्स है ये देखो छोटी छोटी ये जो रेडियस दिखाई दे रही है आपको छोटी छोटी, है ना, इसको अपन क्या मान सकते हैं, इसकी स्पीड क्या है,
सी स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ पे अपन देख रहे हैं तो सी इंटू टो, किसी टाइम टो के ऊपर इसने क्या है इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो सभी की रेडियस क्या है सी टो अपन बोल सकते हैं। ठीक है, ये अपना क्या बन गया भाई एक स्पेयर बन गया सी टो का। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये सभी क्या है आगे ही डायरेक्शन में, एरो लगा दिया मैंने, आगे ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब ये थोड़ी देर बाद में इसकी पोजीशन क्या हो जाती है, जैसे ये वेव वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे फिर ये क्या हो जाएगी प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं स्पेरिकल वेव फ्रंट कन्वर्ट इनटू प्लेन वेव फ्रंट, यानी कुछ दूरी ट्रेवल करेगी तो उस टाइम पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई पूरी प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर ये लाइट क्या दिख रहा है आपको एक स्ट्रेट लाइन के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये भी अपन क्या मान सकते हैं सी इंटू टू डिस्टेंस का एक रेडियस लेकर अपन क्या है इमेजिन कर सकते हैं कि ये सेकेंडरी वेवलेट की क्या मान सकते हैं रेडियस मान सकते हैं। तो ये तो आइगन ने क्या है अपना प्रिंसिपल को उसने इस तरह से यानी लाइट को एक्सप्लेन करने में इस तरह से अपन ना सहयोग दिया। अब इसके अंदर कुछ कमियां भी रह गई, वो कमियां क्या थी कि लाइट है वो अपन क्या मानते हैं कि एक ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इस वेवलेंथ इज़ वेरी लेस, बहुत कम होता है इसका वेवलेंथ, जिसको अपन क्या मान सकते हैं स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। दूसरा उसने क्या बताया कि ये जो वेव ये आगे की तरफ ही एरो लगाया, पीछे की तरफ एरो उसने नहीं लगाया। उसने क्या कहा कि ये जो वेव है ये इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है आगे की तरफ ही होता है, पीछे की तरफ इसका एम्पलीट्यूड न के बराबर यानी 0 होता है। तो जिसको अपन क्या है एक ऑथेंटिक बात नहीं मान सकते, यानी वेव होती है उसको आगे और पीछे दोनों की साइड में ही अपना एम्पलीट्यूड देखते हैं, तो वो एम्पलीट्यूड उसने क्या बता दिया कि आगे की डायरेक्शन में ही है। तो उस टाइम पे अपन यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसके अंदर ये जो सी टो रेडियस के आप एरो लगाए हैं ये एरो किधर देख रहे हैं आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहे हैं, पीछे की तरफ लाइट के यानी ट्रेवल को उसने क्या बता दिया कि न के बराबर पीछे चलता ही नहीं, लाइट हमेशा क्या है आगे की तरफ ही फॉरवर्ड हो रहा है। तो उसको अपन क्या है उसकी कमियों में काउंट करेंगे। एक तो उसने बताया कि लाइट वेव के रूप में चल रही है, जबकि अपन देखते हैं लाइट क्या है ट्रेवल करती है किसके रूप में भाई स्ट्रेट लाइन के रूप में, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। दूसरा इसने क्या बता दिया इसका पीछे की साइड में एम्पलीट्यूड न के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव। देखो हाइगेंस प्रिंसिपल से अपन इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपन ने देखो डायग्राम को अच्छे से बनाकर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे अपन को ये मानना है कि प्लेन इस तरह से आ रहा है, यानी लाइट क्या है ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो वेव किस में कन्वर्ट हो चुका है प्लेन वेव फ्रंट में। तो यहाँ पे अपन ये मेरा हाथ जा रहा है इस तरह से आपका क्या आ रहा है प्लेन आ रहा है। तो सबसे पहले उसका ए भाग के ऊपर ये नीचे वाला सिरा इंसिडेंट होगा और उसके बाद में बी के ऊपर उसका अभी भी वो एयर के अंदर एक तरह से ये मानना है। ऊपर मीडियम फर्स्ट है और मीडियम सेकंड क्या है आपका नीचे ही साइड में, तो मीडियम फर्स्ट आप ऊपर ले रहे हैं जिसके अंदर वेलोसिटी अपन को क्या लेनी है v1 लेनी है। तो देखो यहाँ से ये जितने टाइम पे यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, सपोज करो इस पॉइंट को मैं c दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने वाली जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोल सकते हैं v1 टो अपन एक टाइम ले रहे हैं पर्टिकुलर जिसके अंदर इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। लेकिन ये भाग आपको दिखाई दे रहा है ये किस में जा रहा है अभी डेंसर मीडियम में जा रहा है। तो डेंसर में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको क्या है कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अपन ने अलग से पढ़ दिया कि v2 लेस देन v1, क्योंकि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो यहाँ पे इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फिर नेक्स्ट में ये पॉइंट यहाँ से फिर एक इक्वली ये प्लेन कन्वर्ट हो गया और इस प्लेन के रूप में ये लाइट आगे की तरफ चलेगा, यानी इसको अपन क्या बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और इसको अपन क्या बोलेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट। इस भाग को जो मैंने एरो लगा के दोनों को शो कर रखा है। अब देखो यहाँ से अपन क्या देख रहे हैं कि ये इंसिडेंट एंगल आई, यहाँ पे एंगल आई है, ठीक है, तो ये एंगल आई है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं ये जो ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी एंगल 90 माइनस आई। तो जो रिमेनिंग एंगल रह गया इसको अपन क्या बोलेंगे एंगल आई। तो एक तो अपन ट्रेंगल लेंगे ऊपर वाला और एक ट्रेंगल अपन लेंगे नीचे जो आपको ए सी, और इसको अपन मान लो सपोज करो डी पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो इसको अपन लेकर अपन इसको क्या है सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी भी एंगल, ये आपका ट्रेंगल दिख रहा है इसको अपन क्या बोल सकते हैं ए बी सी। ए बी सी से अपन देखो साइन आई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं साइन आई अपन क्या लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी, क्या लिखेंगे भाई बी सी अपॉन ए सी, और बी सी को अपन क्या लिख सकते हैं v1 टो अपॉन ए सी लिख सकता हूँ। इसी तरह से नीचे वाले ए डी सी आपका ट्रेंगल कौन सा है भाई ए
सी डी, यहाँ से अपन साइन आर की वैल्यू लिख रहे हैं। देखो ध्यान देना, ये एंगल आर है तो उसी तरह से ये एंगल भी आर हो जाएगा, आर के सामने ये परपेंडिकुलर और ये क्या आपका बेस हो जाएगा और ये वैल्यू निकाल रहे हैं। तो साइन आर क्या लिखेंगे अपन, ए डी अपॉन ए सी। क्या लिखेंगे भाई, ए डी अपॉन ए सी। तो यहाँ से ए डी की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, वी टू टू अपॉन ए सी, राइट। तो अपन इन दोनों को अपन क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर, वो वैल्यू क्या आ जाएगी, वी वन टो अपॉन ए सी, और ये उल्टा करके लिखेंगे तो ए सी अपॉन वी टू टो। तो यहाँ से ए सी कैंसिल हो जाएगा, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आपके सामने वैल्यू क्या आ गई, वी वन अपॉन वी टू। तो आपके पास साइन आई अपॉन साइन आर के फाइनल वैल्यू क्या आ गई है, वी वन अपॉन वी टू। ओके जी, तो इसको अपन फर्स्ट नंबर दे देते हैं, इसको अपन सेकंड दे देते हैं, इसको अपन थर्ड दे देते हैं। अब अपन जानते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन अपन जानते हैं वो क्या होती है। जैसे अपन बात करें किसकी भी, म्यू वन। जैसे सपोज करो यहाँ पे अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू वन, और इसके अंदर कितना है, म्यू टू। तो अपन म्यू वन की बात करें तो म्यू वन को अपन क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन वी वन। इसी तरह से अपन सेकंड वाले म्यू टू को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन वी टू। तो वी वन वी टू को अपन यहाँ से देखो ध्यान दो, वी वन इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, सी अपॉन म्यू वन, और यहाँ से अपन वी टू को क्या लिख सकते हैं भाई, सी अपॉन म्यू टू। ये वैल्यू अपन क्या है, पुट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड के अंदर अपन वैल्यू पुट करें तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, वी वन अपॉन वी टू। देखो सी अपॉन आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, वी वन की क्या लिखेंगे, सी अपॉन म्यू वन, और ये उल्टा करके लिखेंगे तो अपने पास म्यू टू अपॉन म्यू, ये सॉरी सी, अपने पास सी आ जाए तो सी से सी कैंसिल कर देंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू क्या लिखोगे, म्यू टू अपॉन म्यू वन, राइट। जिसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, म्यू टू वन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। तो रिफ्रैक्शन का जो पहला लॉ है स्नेल्स लॉ, वो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। दूसरा अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई हो रहे हैं। तो यहाँ से अपन क्या देख रहे हैं कि दोनों लॉ अपने क्या हो रहे हैं, प्रूव हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव। देखो अपने क्या यहाँ पे देखेंगे कि ये जो अपने ब्लैक मार्कर से अपन देख रहे हैं कि ये जो अपना आ रहा है एक प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट आ रहा है, यहाँ पे अपने क्या है मिरर के ऊपर इंसिडेंट होकर जस्ट ये देखो इस तरह से मेरा मार्कर आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। तो देखो नीचे वाली केप पहले इंसिडेंट होगी और बी पॉइंट के ऊपर ये अभी तक किया है ऊपर उसी मीडियम में, तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस कम बैक होगा, उसको मैंने ग्रीन मार्कर से शो किया है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये देखो जितने टाइम पे बी पॉइंट डी तक पहुंचेगा उतने टाइम पे ए से सी तक पहुंच जाएगा लाइट, जस्ट इस तरह से आएगा तो इस तरह से वो कम बैक हो जाएगा, यानी वापस उसी मीडियम में चला जाएगा। इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो इसको समझने के लिए आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ए सी डी और एक दिख रहा है ए बी डी। तो अपना फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, ए बी डी। तो इस ट्रायंगल से अपन क्या देख रहे हैं कि देखो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, इसके अंदर ये जो साइड दिख रही है ये क्या है आपकी कॉमन साइड है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, देखो अपन यहाँ पे देखो एंगल ये क्या बोल सकते हैं, दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं अपन एंड ट्रायंगल ए सी डी, ये दोनों क्या है भाई, कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट। अब देखो यहाँ पे अपन कॉन्ग्रेंट वाली कंडीशन कैसे लगाएंगे कि ए सी वाली जो डिस्टेंस है वही है बी और सी वाली। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या रहेगी आपकी, इक्वल रहेगी। यहाँ पे अपन देख रहे हैं 90 डिग्री एंगल है, तो एंगल अपन क्या है, सी इक्वल्स टू एंगल बी, वो वैल्यू कितनी देख रहे हैं, 90 डिग्री। तीसरी अपन देख रहे हैं वो क्या है, ये जो आपकी साइड है कौन सी भाई, एडी साइड। एडी साइड क्या है, दोनों ही ट्रायंगल के अंदर क्या है, कॉमन, दोनों ही ट्रायंगल के अंदर ये क्या दिखाई दे रही है, कॉमन दिखाई दे रही है। तो अपन यहाँ पे इतनी चीज़ देख रहे हैं तो ये कॉन्ग्रेंट की प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे शो हो रही है। तो ये जो एंगल आई है ये एंगल और इधर क्या है एंगल आर
है ना। तो ये एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल होगा। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल होगा। तो कॉन्ग्रेंट के अंदर ये चीज़ अपन ने देख रहे हैं कि जब साइड एंगल और ये आपकी एक साइड एस एस ए वाली प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे फॉलो करते हुए देख रहे हैं, एस एस ए, तो इसके अंदर अपन देख रहे हैं तो ये जो एंगल आई है ये एंगल आर के इक्वल होगा। दैट इज़ द प्रॉपर्टी फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड अपन क्या देख रहे हैं कि इंसिडेंट वेव फ्रंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट लाई इन सेम प्लेन। तो ये दोनों ही चीज़ें आपने को क्या है दिखाई दे रही हैं कि अपने ये दोनों प्रॉपर्टी क्या हो रही हैं रिफ्लेक्शन के अंदर प्रूव हो रही हैं। तो ये फटाफट आपका है आई और आर दोनों क्या हैं इक्वल दिख रहे हैं। नेक्स्ट अपना देखो बेटा एक एग्जांपल से समझते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन को अपन एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करो कि एक आपके पास प्रिज्म है और उसके अंदर क्या है कि आपकी जो लाइट आ रही है वो क्या है एक प्लेन के रूप में आ रही है। तो देखो ये आपकी लाइट क्या है इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है इस साइड से। तो अपन ये देख रहे हैं कि ऊपर वाला पार्ट है वो कम डेंसर ट्रेवल करेगा, नीचे वाला भाग क्या है ज़्यादा डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगा। तो आपकी आउटपुट क्या है लाइट की इस तरह से क्या हो जाएगी फाइंड आउट होगी। इसी तरह अपन सेकंड की बात करें, ये फर्स्ट प्रिज्म का एग्जांपल हो गया, रिफ्रैक्शन के एग्जांपल पढ़ रहे हैं। इसी तरह से अपन बात करें, देखो जैसे लेंस की बात कर लें तो लेंस के अंदर देख रहे हैं अपन ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर और नीचे वो क्या है जल्दी ट्रेवल कर जाएगा। तो उस टाइम पे ये क्या है किस में कन्वर्ट हो जाएगा अभी इस तरह से कर्ड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अपन कॉनकेव की बात करें, कॉनकेव लेंस ले लेंगे तो उस टाइम के अंदर क्या होगा कि ये प्लेन वेव फ्रंट आपका क्या है इंसिडेंट हो रहा है और ये इंसिडेंट होगा तो ऊपर और नीचे क्या है ज़्यादा ट्रेवल करेगा और बीच में क्या होगा कम। तो उस टाइम पे ये किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो ये रिफ्लेक्शन के क्या है कुछ फिनोमेना है। कुछ रिफ्लेक्शन के भी देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन के अंदर अपन बात करें जैसे कॉनकेव अपन ने मिरर की बात कर ली तो पीछे ही साइड में अपन ने क्या कर दिया इस पर पेंट कर दिया और इसको अपन क्या कर रहे हैं इंसिडेंट करवा रहे हैं अभी प्लेन को। तो सबसे पहले ध्यान दो ऊपर और नीचे वाला साइड क्या है पहले रिफ्लेक्ट होगा और सबके बाद में लास्ट वाला। तो इसके अंदर क्या है रिफ्लेक्शन जो पोर्शन आएगा वो इस तरह से आ जाएगा आपका, राइट। इसी तरह से अपन नेक्स्ट की बात करें कि प्लेन है वो क्या है कॉन्वेक्स के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। तो कॉन्वेक्स के ऊपर सबसे पहले मिडल पार्ट इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होगा और बाद में ये होंगे। तो आपका रिफ्लेक्टेड पोर्शन भी इसी तरह से आपके आउटपुट फाइंड आउट हो जाएगा, करेक्ट है। इसी तरह से अपन प्लेन के ऊपर बात करें तो प्लेन के मिरर के अंदर अपन क्या देखेंगे कि ये प्लेन जा रहा है और ये प्लेन आपका क्या है मिरर पीछे लगा दिया। तो सेम रिफ्लेक्टेड जो पोर्शन होगा वो भी क्या आएगा एक प्लेन ही आएगा। इसको आपको क्या है ध्यान में रखना है। तो ये कुछ फिनोमेना है जिनको अपन ने एग्जांपल से कर लिया। इनमें रिफ्रैक्शन शो हो रहा है और इधर क्या है रिफ्लेक्शन शो हो रहा है वेव फ्रंट का। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट के अंदर क्या होगा कि यानी अपन एक एग्जांपल से समझते हैं कि लाइट सोर्स और एक ऑब्जर्वर दोनों के बीच में क्या हो रही है रिलेटिव मोशन हो रही है। तो उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास क्या है लाइट सोर्स आपकी साइड में आ रहा है, ठीक है, अपन यहाँ पे खड़े हैं और लाइट सोर्स आपके पास आ रहा है। तो उस टाइम पे आपके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है कम, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा कम, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी लाइट की बढ़ जाएगी। तो इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। यानी जो चेंज हुआ अपरेंट जो फ्रीक्वेंसी आपको महसूस हो रही है उसी को अपन डॉपलर, जैसे आपने 11th क्लास में देखा वेव्स वाले चैप्टर के अंदर भी देखा था साउंड वेव में भी डॉपलर इफेक्ट होता है। कैसे कि आपके सामने एक ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो और वो हॉर्न बजाते हुए आ रही है। तो उस टाइम पे आपकी और उसके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है तो वेवलेंथ क्या होगा कम, तो फ्रीक्वेंसी क्या है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो आपके यहाँ पे क्या देखना है कि फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है कम हो रही है। इसी तरह वो ट्रेन आपसे दूर जा रही है तो उस टाइम पे आपकी डिस्टेंस क्या है उससे बढ़ रही है तो वेवलेंथ बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी कम होगी। तो इसी जो चेंजमेंट हो रहा है यही जो फिनोमेना है यही आपका क्या कहलाता है डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है जैसे कोई एस्ट्रोनॉमर है वो आपकी अर्थ के साइड में आ रहा है, आपके किधर आ रहा है अर्थ से, तो आप अर्थ के ऊपर खड़े होकर उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, एस्ट्रोनॉमर आ रहा है। तो उस टाइम पे अपन क्या देखेंगे कि डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी कम, तो डिस्टेंस कम होगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है बढ़ जाएगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब लैम्डा की वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या है बढ़ेगी। तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ देखनी है कि लैम्डा कम हो रहा है
है ना। तो लैम्डा कम हो रहा है तो वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, ब्लू शिफ्ट की, यानी मिडल जो रेंज होती है लाइट की, तो वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, उसको अपन बोलेंगे ब्लू शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट। तो इसी तरह से अपन बात करें कि यदि वो एस्ट्रोनॉमर आपसे बहुत दूर जा रहा है, आप अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हो और आपसे वो क्या है, वो दूर जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या है, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो वेवलेंथ बढ़ेगी तो लैम्डा क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो वो किधर शिफ्ट हो जाएगा भी, रेड शिफ्ट की तरफ। क्लियर हुआ। तो आपको ये दो शिफ्ट याद रखनी है, एक तो ब्लू शिफ्ट और एक रेड शिफ्ट। अब इनके अंदर क्या है, चेंजमेंट कैसे होता है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, यानी चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यानी चेंज इन फ्रीक्वेंसी को अपन डेल्टा न्यू से लिखेंगे अपॉन न्यू, और जो वैल्यू हो रही है लेमडा की, जो डेल लेमडा अपॉन लेमडा इक्वल्स टू, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसको v रेडियल अपॉन सी स्पीड ऑफ लाइट से। तो अपन जो भी आपको फाइंड आउट करना है वो अपन इस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं। तो ये छोटा सा फिनोमेना आपका क्या था, डॉपलर इफेक्ट था। तो क्लियर हो गया, ये इस फॉर्मूले के ऊपर एक नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब देखो, एक आपको दो वर्ड और इस्तेमाल होंगे इंटरफेरेंस के अंदर, वो है इनकोहेरेंट और कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इनकोहेरेंट की, यानी अपन ने क्या है, एक बल्ब ले लिया 10 वाट का, एक दूसरा बल्ब ले रखा है, तो दोनों अपन से जो लाइट इमिट हो रही है उनकी जो वेव्स आ रही है वो क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है, चेंज हो रही है। यानी अपन क्या देख रहे हैं, उनकी जो फेज है वो फेज क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इंटरफेरेंस का फिनोमेना नहीं होगा। उसके लिए पहली कंडीशन है कि फेज डिफरेंस या तो होना ही नहीं चाहिए, हो रहा है तो वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ अपन देखेंगे। तो इनकोहेरेंट सोर्स किसको बोलेंगे, यानी वो लाइट सोर्स जिनसे इमिट होने वाली वेव्स का फेज डिफरेंस टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट नहीं है, यानी चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उस फिनोमेना को अपन क्या, उस लाइट सोर्स को अपन क्या बोलेंगे, इनकोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स किसको बोलेंगे, यानी वो लाइट सोर्स जिसके अंदर क्या है कि लाइट वेव इमिट हो रही है और उनका फेज डिफरेंस या तो जीरो है या फिर टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है। तो उस टाइम पे अपन उसको क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी अपन क्या करें, एक लाइट बल्ब लेकर उसी से अपन क्या है, दो लाइट सोर्स बना लेते हैं। तो वो जो लाइट इमिट होगा वो सेम फेज में होगा, तो उसको उस टाइम पे उन दोनों स्लिट से निकलने वाली जो लाइट है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, कोहेरेंट सोर्स बोल सकते हैं, है ना। तो लाइट सोर्स के अंदर ये चीजें ध्यान में रखनी है। इंटरफेरेंस फिनोमेना कर रहे हैं तो अपने को कोहेरेंट सोर्स का होना जरूरी है, करेक्ट है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना, कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स को आपको ध्यान में रखते हुए इंटरफेरेंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। हावड़ा, अब देखो अपन मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर करने से पहले अपन क्या है, दो वेव्स को इमेजिन कर रहे हैं। तो उन दो वेव्स की जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो अपन लिखने जा रहे हैं। तो y1 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, a1 sin ओमेगा t, ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड वाली को क्या लिखेंगे, y2 इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा t प्लस फाई कोई फेज डिफरेंस है उसको अपन ने साथ में मेंशन कर लिया। अब अपन ने क्या पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या पढ़ा था भाई, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी कैन राइट द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t और a2 sin ओमेगा t प्लस फाई, करेक्ट है। इन दोनों को अपन ने ऐड कर दिया। अब ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लग सकता है। तो साइन a प्लस बी यहाँ पे अपन देखेंगे तो क्या आएगा, a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन, देखो यहाँ से मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ठीक है। तो यहाँ से अपन ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से अपन करने के बाद में अपन दोबारा इसको रीअरेंज करें तो ओमेगा टी और ये ओमेगा टी कॉमन ले रहा हूँ मैं भाई, तो a1 प्लस a2 कोस फाई, है ना। तो ये किसके, साइन ओमेगा टी क्या आ गया आपके पास, कॉमन, प्लस a2
कोस ओमेगा टी और ये साइन फाई, ये अलग से लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे रख दिया, ये टोटल वाई की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, लेट ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है फाई वाला सिस्टम, यहाँ पे इसको और इसको अपन अलग से क्या है वैल्यू मानेंगे, क्या लिखेंगे, लेट क्या लिखेंगे, a1 प्लस a2 कोस फाई, ठीक है। इसको मैं ले रहा हूँ भाई किसके बराबर, r कोस थीटा। यहाँ पे दूसरी जो वैल्यू है a2 साइन फाई, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, r साइन थीटा, r साइन थीटा, ये दोनों वैल्यू लिख रही। अब लिखने के बाद में देखो अपन क्या करने जा रहे हैं, जैसे इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं और इसको 4 एंड इसको 5, 4 और 5 की वैल्यू दोनों अपन इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फाइनल जो इक्वेशन आएगी क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो y की जो फाइनल इक्वेशन आएगी बेटा वो क्या आ जाएगी, a कोस, तो अपन क्या लिखेंगे, r कोस थीटा और यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस r यहाँ पे कोस ओमेगा टी और साइन थीटा। अपन y की जगह r को कॉमन ले लें और ये वापस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का फॉर्मूला बन रहा है भाई। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला आ गया इसको अपन क्या है इक्वेशन नंबर 6 दे सकते हैं। तो 6 से अपन क्या है फाइनल जो वेव आई है उसकी जो वेव इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई, r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये अपनी क्या आ गई, फाइनल इक्वेशन आ गई, जो रिजल्टेंट वेव आई है उसकी इक्वेशन अपने पास आ गई भाई। अब देखो इस इक्वेशन में अपना r क्या है, एम्पलीट्यूड है ना, और थीटा क्या है, फेज डिफरेंस। तो अपन यहाँ पे r की और इसकी सभी की वैल्यू निकालेंगे। तो उस वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, तो यानी r जो एम्पलीट्यूड है उसको अपन निकाल रहे हैं भाई। एम्पलीट्यूड r को कैसे निकाल सकते हैं, एक ही तरीका है, 4 का और 5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। एम्पलीट्यूड की वैल्यू कैसे निकलेगी, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, a1 प्लस a2 कोस फाई, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई इसका स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो इसका स्क्वायर ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई, r स्क्वायर। यहाँ से अपन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कोस फाई प्लस 2a1 a2 कोस फाई प्लस a2 साइन फाई, ठीक है। इन सभी के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा आपके, कोई दिक्कत नहीं, इसके भी स्क्वायर लगेगा, इक्वल्स टू r स्क्वायर। यहाँ से देखो ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होंगे तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई इक्वल्स टू आपके पास r स्क्वायर आ जाएगा। तो r जो वैल्यू आ गई वो क्या लिख सकते हो, अंडर रूट के अंदर ये पूरी वैल्यू अपन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। तो ये आपके पास क्या आ गया भाई, फाइनल आपका एम्पलीट्यूड आ गया है। इसको इक्वेशन नंबर 7 बोल सकते हैं। तो 7 इक्वेशन से अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, a1 a2 क्या आ रहा है, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2 कोस फाई, ये आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, फाइनल आ रही है। तो इसको अपन क्या है, क्या बोल सकते हैं, फाइनल रिजल्टेंट किया एम्पलीट्यूड वेव का। ओके हाँ बेटा, अब देखो ये तो अपना एम्पलीट्यूड आ गया। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ये r की तो निकाली, अब थीटा की वैल्यू और निकालें। तो थीटा की वैल्यू एक ही तरीके से आ सकती है, वो क्या है, 5 को इक्वेशन को डिवाइड कर दें, 5 डिवाइडेड बाई 4। तो 5 इक्वेशन को डिवाइड करो भाई 4 से, तो डिवाइड करेंगे तो देखो वहाँ पे साइन अपॉन कोस 10 बन जाएगा। राइट साइड में देखो टेन थीटा इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, 8 साइन फाई अपॉन क्या लिखेंगे, a1 प्लस a2 कोस फाई लिख सकता हूँ भाई। यहाँ से अपन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स क्या लिखेंगे, a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाई, करेक्ट है। तो ये अपना क्या आ गया भाई, फाइनल फेज आ गया, यानी जो थीटा की वैल्यू आ रही थी फाइनल के अंदर, ये जो थीटा दिख रहा है इसकी वैल्यू अपन इस फॉर्मूले से निकालेंगे, जिसको अपन क्या है इक्वेशन नंबर 8 बोल सकते हैं।
ठीक है। अब ये तो हो गया अपना थीटा। अब अपने को निकालनी है भाई एक इंटेंसिटी। क्या निकालनी है? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटेंसिटी के लिए देखो, इंटेंसिटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके भाई? एम्पलीट्यूड के। किसके? एम्पलीट्यूड के। तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की, तो एम्पलीट्यूड की इक्वेशन ये रही। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के कोई कांस्टेंट लगा दिया और ये आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आई के आपका क्या है? कांस्टेंट है और आर की वैल्यू वो लिखी पड़ी। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर लिखा पड़ा, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, ये अपन ने वैल्यू पुटअप कर दी। पुटअप करने के बाद में अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आई के को इसके अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं भाई। तो के a1 का स्क्वायर के a2 का स्क्वायर प्लस 2। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट के a1 लिख रहा हूँ और अंडर रूट के a2 लिख रहा हूँ और cos फाई भाई। ठीक है, अब ये देखो के a1 आपको देख पा रहे हो, के a1 क्या दिख रहा है? पहली वेव की इंटेंसिटी को शो कर रहा है, यानी यहाँ पे के a1 को क्या शो कर रहा है? I1 को शो कर रहा है। तो I1 को अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इसी तरह से के a2 किसको शो करेगा? आपकी सेकेंड वेव की इंटेंसिटी को। क्यों? क्योंकि अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है कि I इक्वल्स टू क्या पढ़ा था भाई? के आर स्क्वायर। ठीक है, तो अपन ये वैल्यू पुटअप करने जा रहे हैं। देखो थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लीजिए। इसको देखो अपन क्या लिखेंगे? आई इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ I1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। के आर स्क्वायर लिखा है, के a1 स्क्वायर, इसका मतलब पहली वेव की इंटेंसिटी। सेकंड क्या लिखेंगे? I2। फिर क्या लिखेंगे भाई? 2 अंडर रूट I1 I2। क्या लिखेंगे बेटा? 2 अंडर रूट I1 I2। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? cos फाई। तो अपनी फाइनल जो आई की इक्वेशन आई है वो क्या आ गई? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। करेक्ट है। अब यहाँ पे ये तो अपनी क्या आ गई? फाइनल इंटेंसिटी। इसको अपन इक्वेशन नंबर 9 बोल सकते हैं। अब इसके ऊपर अपन दो तरह के कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़े थे। उसके अंदर मैंने क्या कहा था कि फाई की जो वैल्यू है वो 0 और 2 पाई 4 पाई ये सभी क्या हैं? इवन नंबर आ रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा भी? आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा होगा? कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सपोज करो 0 वैल्यू रख रहा हूँ। cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो अपन यहाँ पे i की जो वैल्यू देखेंगे वो कितने आ जाएगी? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। राइट, तो अपन यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट I1 I2 का होल स्क्वायर। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, दैट इज मैक्सिमम। तो इंटेंसिटी आपकी क्या आ रही है? मैक्सिमम आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगी भाई? ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, इसी तरह से सेकंड कंडीशन अपन करने जा रहे हैं। फर्स्ट हो गई ये, सेकंड डिस्ट्रक्टिव के लिए करने जा रहे हैं। तो फाई की वैल्यू मेरे को क्या लेनी है? पाई आपकी 3 पाई 5 पाई, यानी ओड नंबर में आपको लेनी है। तो उस टाइम पे फेज डिफरेंस क्या हो गया? जस्ट अपोजिट, यानी पाई का डिफरेंस रहेगा। तो अपन यहाँ पे कोस पाई की जो वैल्यू है जानते हैं वो कितनी होती है? -1। -1 यहाँ पे रखेंगे तो माइनस साइन का आगे आ जाएगा। तो आई की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी? I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2 रूट में है भैया। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? I इक्वल्स टू अंडर रूट I1 माइनस का अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू देख पा रहे हो, ये क्या आ रही है? मिनिमम। क्या आ रही है भाई? मिनिमम। तो यहाँ पे क्या बनेगी? डार्क फ्रिंज बनेगी। साफ साफ दिख रहा है कि यानी जहाँ पे इंटेंसिटी आपकी मिनिमम आ रही है वहाँ पे कैसी फ्रिंज बनेगी? डार्क फ्रिंज बनेगी। करेक्ट है। तो इस चीज़ को आपको क्या है ध्यान में रखना है, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम, ये दोनों कंडीशन अपन ने फाइंड आउट कर ली। अब इसको थोड़ा सा एक कंडीशन और ले लेते हैं अपन। एक कंडीशन में क्या करेंगे वो देखो थोड़ा सा, यदि दोनों की इंटेंसिटी इक्वल हो तो उस टाइम पे अपन क्या किस तरह से शो करेंगे? तो यानी I1 और I2 दोनों क्या कर लें? सेम वैल्यू ले लें दोनों की, है ना। तो ये कंडीशन अपन यहाँ पे रखने जा रहे हैं। तो देखो इस साइड में अपन थोड़ा सा डिस्कस और कर लें। क्या लिखेंगे थर्ड कंडीशन में? इफ़ I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I0, है ना। तो I मैक्सिमम कितना आएगा?
आई मैक्सिमम, देखो आई नोट प्लस आई नोट क्या लिख सकते हो भाई, अंडर रूट आई प्लस अंडर रूट आई नोट, ठीक है। इसका क्या है होल स्क्वायर, होल स्क्वायर खोलो तो अपने पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 4 आई नोट, कितनी आएगी 4 आई नोट। इसी तरह से आई मिनिमम कितना आ जाएगा, वो आएगा 0। क्यों, क्योंकि दोनों की इंटेंसिटी क्या हो गई, इक्वल हो गई, इक्वल होते ही इंटेंसिटी क्या आ गई 0। तो मैक्सिमम तो आपको याद रखनी है 4 आई नोट और मिनिमम कितनी आएगी 0, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एक ग्राफ खींचें, तो ग्राफ को आपको किस तरह से ध्यान में रखना है, जैसे ये अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपन ने दोनों ड्रॉ कर लिए। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ भाई इंटेंसिटी आई, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आपका फेज डिफरेंस, जैसे पाई या आपका कितना आएगा 2 पाई। तो ग्राफ किस तरह से आएगा, देखो ग्राफ अपना ऊपर से चलेगा, यानी मैक्सिमम 0 के ऊपर अपनी क्या है इंटेंसिटी क्या है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम 4 आई नोट, सपोज करो ये 4 आई नोट, इस तरह से ग्राफ आ रहा है, ठीक है, और इस तरह से ये ग्राफ चलेगा। इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी अपन इसी तरह से ग्राफ खींच सकते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे पॉइंट पाई लिख दिया, तो यहाँ पे अपन मैक्सिमम 2 पाई के ऊपर होगा बेटा, मिनिमम 3 पाई के ऊपर होगा, इस तरह से 4 पाई पे मैक्सिमम हो जाएगा। इसी तरह से माइनस पाई इधर लिख सकते हैं, ये -2 पाई आ सकता है, ये माइनस का 3 पाई आ सकता है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये कितनी है बेटा 4 आई नोट, ठीक है। इसका जो एवरेज वैल्यू पूछ सकता है, तो एवरेज 0 और मैक्सिमम, देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि इंटरफेरेंस है वो किसको शो कर रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन को। एनर्जी कंजर्वेशन रूल लागू है, और एनर्जी का यहाँ पे क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अकॉर्डिंग टू ग्राफ भी देख पा रहे हो, इंटेंसिटी आपकी 0 पे 2 पाई पे तो हो रही है मैक्सिमम, और पाई 3 पाई इन सभी के ऊपर क्या हो रही है मिनिमम। तो एनर्जी यानी एक जगह तो मैक्सिमम ज़्यादा हो गई और एक जगह क्या हो गई आपकी कम हो गई। तो ये चीज़ किसको शो कर रही है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एवरेज जो वैल्यू निकालेंगे, जो मैंने डॉटेड लाइन लिखी है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 आई नोट, है ना। तो ये आपका क्या है एक छोटा सा फिनोमेना था इंटरफेरेंस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसके अंदर देखो क्या हो रहा है कि यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया इंटरफेरेंस से रिलेटेड। उसने क्या किया कि एक लाइट सोर्स लिया, क्या लिया अभी उसने, एक लाइट सोर्स। ये सपोज करो ऐसे एक लाइट सोर्स है जो क्या कर रहा है भाई, अपन स्विच ऑन करते ही लाइट क्या करेगा, ये चारों तरफ इमिट करेगा अपने चारों तरफ। तो ये अपन सपोज करो कि ये क्या कर रहा है, लाइट इमिट कर रहा है। तो इसके अंदर 2 चीज़ें अपन को बनानी है, क्या बनानी है, एक तो ट्रफ और एक क्रिस्ट। तो ये आगे चलकर क्या कर रहे हैं, आगे एक अपन ने क्या लगा रखा है, 2 स्लिट लगा रखी हैं S1 एंड S2। तो अब ये देखो दोनों स्लिट से लाइट क्या है एक समान रूप से पास होगा। तो अपन यहाँ पे देखो देख पा रहे हो कि ये चीज़ें दोनों स्लिट S1 और S2 दोनों एक नए सोर्स को क्या करेंगी, जनरेट करेंगी। तो यहाँ से दोबारा लाइट एक नए सोर्स के रूप में अपने को साथ साथ निकलेगा इस तरह से। तो इन दोनों को अपन इक्वल रेडियस के अंदर बनाते हुए समान अपन वैल्यू लेकर चल रहे हैं। तो देखो इनकी ट्रफ और क्रस्ट अपन डॉटेड और लाइन से अपन, और ये कंटिन्यूस आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको इस तरह से अपन शो करेंगे। अब देखो जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे क्या है फ्रिंजें बनना शुरू हो जाएंगी आपकी। अब इंटरसेक्ट कैसे करेंगे उसके ऊपर भी थोड़ा सा देखो ध्यान देना है कि आपको क्या करना है, इनको समझने के लिए क्या करना है, एक बार थोड़ा सा कंटिन्यू इनको बनाना है। अब ये बनाते बनाते देखो आपको एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ट्रफ और क्रस्ट। अब जहाँ पे सेम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे तो बनेगी ब्राइट फ्रिंज, और जहाँ पे अपोजिट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ बनेगी भाई डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये पॉइंट देखो सेम, ये पॉइंट सेम, ये पॉइंट सेम, ये पॉइंट सेम। तो ये पॉइंट्स क्या हैं, सेम आ रहे हैं। तो अपन इनको अपन मिलाएं तो एक लाइन में पर्टिकुलर दिखाई दे रहे हैं। और आगे क्या है, एक स्क्रीन लगा दें अपन ने, ये क्या लगा रखी है भाई, स्क्रीन। अब इसके अंदर अपन क्या देख रहे हैं कि ये सेम पॉइंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अपन यहाँ पे क्या देखेंगे कि पर्दे के ऊपर क्या बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी इस पॉइंट के ऊपर। इसके अलावा इसके पास दूसरा पॉइंट देखो ये अपोजिट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
ठीक है। तो ये अपोजिट एक दूसरे को मिलाएंगे अपन, तो अपन यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या बनेगी भाई, डार्क फ्रिंज बनेगी। इसी तरह से अपन दोबारा यहाँ पे देखो सेम एक साथ इंटरसेक्ट करते हुए देखे जा रहे, तो अपन यहाँ पे इनको मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगी, दोबारा ब्राइट फ्रिंज बनेगी। इसी तरह से ऊपर वाले को भी अपन इसी तरह मैच करेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से अपन क्या देखेंगे कि लगातार ब्राइट और डार्क फ्रिंजें अपनी बननी शुरू हो जाएंगी। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, जैसे इन पॉइंट्स को अपन मैच करें तो ये क्या कर रहे हैं भाई, डार्क, ठीक है। तो इसी तरह से ऊपर वाले को भी अपन देखेंगे तो ये देखो क्या दिख रहा है, सेम जहाँ पे करेंगे वहाँ पे तो बन जाएगी आपकी ब्राइट, ठीक है। और ये अपोजिट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बन जाएगी भाई आपकी डार्क, ठीक है। तो इस तरह से अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर लाइट सोर्स से लाइट इमिट हो रहा था, सेम फेज में है। इसको S1 और S2 से दो स्लिट ले लिए अपन ने, दो छोटे छोटे, जिनके द्वारा अपन लाइट इमिट हो रहा है, और वो क्या है, वेव्स के रूप में चल रहा है। जैसे दो वाटर वेव्स भी ले सकते हो आप, उनको दोनों को एक साथ अंगुली से इस तरह से वाटर वेव क्रिएट करेंगे वाटर के अंदर। उसी तरह से आपको यहाँ पे भी समझना है कि S1 और S2 से क्या है, वेव्स निकल रही है, और वो आपस में क्या करेंगी, सुपरपोज होंगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को देखो सुपरपोज, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उस टाइम पे कुछ जगह तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और कुछ जगह इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। तो अपन देखो बोर्ड के ऊपर बनाया है, तो सेम फेज में जहाँ पे चाहे वो डॉटेड लाइन हो चाहे वो कंटिन्यूस लाइन हो, तो वो सेम फेज में जहाँ पे भी काटेगी वहाँ पे आपकी क्या बनेगी, ब्राइट फ्रिंज। और जहाँ पे अपोजिट फेज में है, जहाँ पे आपका क्रेस्ट और ट्रफ आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे क्या बनेगी, आपकी डार्क फ्रिंज बनेगी। तो ये आपको दिख रहा है, ये स्क्रीन के ऊपर अपन देखेंगे तो ब्राइट डार्क इस तरह से अपने को क्या है, फ्रिंजें दिखाई देंगी। अब ये स्क्रीन ऐसे लगी हुई है, एक्चुअल में अपन देखेंगे तो वो क्या है, इस तरह से लाइनें अपने को दिखाई देंगी, इस तरह से, ठीक है। तो ब्राइट और डार्क इस तरह से अपने को स्क्रीन के ऊपर क्या है, ये फ्रिंजें बनती हुई दिखाई देंगी, अपने को छोटी छोटी पट्टी सी दिखाई देंगी, है ना। इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं, करेक्ट है। तो इसकी जो अपन ऑब्जर्वेशन करेंगे वो क्या करेंगे, इसकी डिटेल से कि फ्रिंज की विड्थ किस तरह से निकालेंगे, उसके लिए अभी जस्ट अपन इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये फिनोमेना आपको ध्यान में रखना है कि इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है, ठीक है ना। ओके, हाँ भाई, एक फ्रिंज विड्थ के ऊपर और बात करते हैं। देखो फ्रिंज विड्थ के अंदर क्या करेंगे अपन, लाइट सोर्स S आप देख पा रहे हो, यहाँ से लाइट वेव्स मैंने शो नहीं कर रखी हैं, यहाँ से लाइट वेव्स निकलेंगी। S1 और S2 दोनों वही स्लिट हैं जो अभी अपन ने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किया था। यहाँ से वापस वो वेव्स निकल रही हैं, स्क्रीन के ऊपर वही ब्राइट डार्क फ्रिंजें बन रही हैं। अपन इसकी क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अब देखो अपन ने क्या है, मिडल में पॉइंट O ले लिया, और इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो स्मॉल d से लिखनी है, आपको हमेशा याद रखना है। स्लिट क्या है, छोटे साइज़ के होते हैं, तो आपको छोटी d वहाँ पे यूज़ करनी है, और पर्दा क्या होता है आपका बड़ा, स्क्रीन क्या होती है बड़ी, तो उसके लिए आपको कैपिटल D वहाँ पे यूज़ करनी है। तो d और d में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी फॉर्मूले में दोनों d का यूज़ करेंगे अपन। तो आपको याद करने के लिए बता देते हैं कि पर्दे के साथ तो आपको कैपिटल D यूज़ करना है, और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस आपको स्मॉल d का यूज़ करना है, करेक्ट है। अपन कोई पॉइंट P के ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो कि मिडल पॉइंट से x डिस्टेंस के ऊपर आप देख पा रहे हो, करेक्ट है। तो यहाँ पे पॉइंट P के ऊपर दो रे आ रही है अपनी S1 और S2 से, देख रहे हो। तो S1 और S2 से ये दो रे आ रही हैं, तो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, यहाँ पे इसकी फ्रिंज बन रही है। अब वो फ्रिंज कैसी बन रही है, इनके लिए अपन को सबसे पहले क्या है, पाथ डिफरेंस निकालना होता है। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए अपन देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल की इमेजिन करने जा रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल है, एक तो मैं ले रहा हूँ देखो S2, ये अपना पूरा कंप्लीट ट्रायंगल ले रहा हूँ, और एक ऊपर वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, है ना। तो इन दोनों को अपन क्या है, दो पॉइंट दे देते हैं, जैसे L M दो पॉइंट दे दिए मैंने। तो एक तो ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, कौन सा भाई, S2MP, ट्रायंगल S2MP। इस ट्रायंगल से अपन क्या देख रहे हैं, देखो इस ट्रायंगल से अपन देखेंगे कि वैल्यू कैसे इसको सोल्व करना है। यहाँ से देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो अपन क्या लिखेंगे, S2P का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखोगे, S2M का स्क्वायर प्लस
एम पी का स्क्वायर, क्या लिखेंगे भाई, एम पी का स्क्वायर। एस टू पी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस टू एम को क्या लिखेंगे, आप देख रहे हो डी, क्या लिखेंगे भाई, डी प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम पी का स्क्वायर। एम और पी को देखो एक्स प्लस डी बाई टू, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स प्लस डी बाई टू, और इसका क्या रख सकते हो, होल स्क्वायर। करेक्ट है, एक इक्वेशन तो अपनी ये आ गई भाई। दूसरी इक्वेशन अपन इस छोटे वाले ट्रेंगल से ऑब्जर्व करेंगे, कौन सा, S1LP। कौन सा ट्रेंगल लेंगे भाई, S1LP। इससे भी वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो अपन क्या देखेंगे, S1P का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, S1P का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, S1L का स्क्वायर प्लस LP का स्क्वायर। करेक्ट है, यहाँ से S1P का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखोगे, S1L। यहाँ से देखो S1L किसके बराबर है भाई, D, तो यहाँ पे कैपिटल D का स्क्वायर प्लस LP का स्क्वायर। ध्यान दो LP किसके इक्वल है, x में से d बाई टू माइनस करना पड़ेगा तब ये डिस्टेंस आएगी, तो अपन क्या लिखेंगे, x माइनस का d बाई टू और इसका होल स्क्वायर। करेक्ट है, तो ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई हुई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इनको अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, S2P चूँकि बड़ी डिस्टेंस है और इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की, इसने कम, तो पाथ डिफरेंस अपन को चाहिए। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, डेल की जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या लिखेंगे, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर। दोनों को अपन क्या कर रहे हैं भाई, माइनस कर रहे हैं। तो माइनस कर रहे हैं तो एक बार देखो इसको ध्यान दो कि अपन इक्वेशन इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, किसको भाई, 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं, तो अपन इसके इक्वल क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई टू का स्क्वायर माइनस डी और माइनस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। दोनों पे माइनस लगा दिया भाई। अब ये d तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे देखो आप देख रहे हो S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स डी। ठीक है, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का एक्स डी। तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास वैल्यू क्या बची, S2P का स्क्वायर S1P का स्क्वायर इक्वल्स टू 2xd, ये वैल्यू आपके पास बचेगी। अब इधर देखो S1 और ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं भाई, S2P माइनस S1P। करेक्ट है, और इसको क्या लिखेंगे, S2P प्लस S1P। करेक्ट है, इक्वल्स टू 2xd। यहाँ से अपन क्या देखेंगे कि ये जो पाथ डिफरेंस देखो S2 माइनस S1, इसको अपन पाथ डिफरेंस बोलेंगे, तो S2P माइनस S1P इक्वल्स टू, ये इसके अपोन में भेज दो भाई, 2xd अपॉन S2P प्लस S1P। यहाँ से ये आपका क्या आ गया भाई, पाथ डिफरेंस की इक्वेशन आ गई, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या कंडीशन लगानी है कि पॉइंट P ओ पॉइंट के बिल्कुल क्या है, नियर अबाउट है, यानी बिल्कुल उसके पास है। तो वहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, पॉइंट P नियर टू पॉइंट ओ पॉइंट के बिल्कुल पास है, तो उस टाइम पे आप क्या लिखोगे, लगभग S2P इक्विवेलेंट S1P, और वो किसके इक्वल है भाई, D के, यानी D स्क्रीन के डिस्टेंस है वो लगभग इसके बराबर है। तो उस टाइम पे आपके पास देखो D प्लस D, यानी यहाँ पे आपके पास की वैल्यू आ जाएगी S2P माइनस S1P इक्वल्स टू 2xd अपॉन 2d। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास वैल्यू रह गई भाई xd अपॉन d, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ये किसको शो कर रहा है अभी, पाथ डिफरेंस को मैं डेल से लिख सकता हूँ, तो xd अपॉन कैपिटल D। तो ये आपके पास क्या आ गई, फाइनल इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो इस डेल को अपन क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंस। तो xd अपॉन d आपके वैल्यू दिख रही है, इसको अपन थोड़ा सा क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो डेल निकाला अपन ने पाथ डिफरेंस, वो क्या लिखेंगे बेटा, xd अपॉन कैपिटल D। ठीक है, इसको अपन ने क्या है, अलग से लिख लिया, मेंशन कर लिया। अब देखो अपन आगे
काम कर रहे हैं। आगे जो दो तरह के मैंने आपको बताए थे, क्या, एक तो इंटरफेरेंस होगा कंस्ट्रक्टिव और एक होगा डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के अंदर अपन देखो थोड़ी सी बात करते हैं। तो पहली कंडीशन ले रहे हैं अपन कंस्ट्रक्टिव की। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखो इसके अंदर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव के अंदर आपको याद रखना है कि पाथ जो डिफरेंस होगा वो डेल की वैल्यू होगी बेटा एन लेमडा, है ना, ये आपको याद रखना है। और एन की वैल्यू क्या रखेंगे 1 2 3 डैश डैश डैश। अब ये दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो अपन इक्वेशन इसको और इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल्स टू एन लेमडा, करेक्ट है। यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या लिख सकते हैं, एन लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। ये आपकी क्या आ गई भाई, एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखो फर्स्ट अपन बात करें, जैसे पहली फ्रेंज की बात करें तो n इक्वल्स टू 1 के ऊपर चेक कर रहे हैं, है ना। तो x1 बोल देंगे, इसको क्या लिखेंगे, n की वैल्यू क्या लिखेंगे भाई, n लेमडा यानी 1 लेमडा d अपॉन d, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से अपन सेकंड वाली की बात करें, क्या, n इक्वल्स टू 2 के ऊपर बात करें सेकंड, तो x2 बोल देंगे। तो उस टाइम पे अपन क्या लिखेंगे, 2 लेमडा d अपॉन d, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो अपने पास फ्रिंज विड्थ आ जाएगी, यानी x2 माइनस का x1, यानी उसको बीटा से शो करेंगे। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, लेमडा d अपॉन d, है ना। तो बीटा इक्वल्स टू आपके पास फॉर्मूला आ गया भाई लेमडा d अपॉन d, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको क्या है ध्यान में रखना है कि फ्रिंज विड्थ जो आई है वो क्या आई है आपकी, लेमडा डी अपॉन डी, यानी लेमडा की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी और डी जो आपके डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। और स्मॉल डी मैंने कहा था कि दोनों डी का यूज होगा, तो आपको याद रखना है कि डी ऊपर कौन सा आएगा, बड़ा वाला। तो बड़ा ही क्या है, ऊपर रहता है। आपको देखा है कि बड़े अपने मम्मी पापा है, दादा दादी हैं, तो उनका नाम क्या है, ऊपर ही रहता है। तो आपको याद रखना है कैपिटल डी है वो आपको क्या है, ऊपर मेंशन करना है, और स्मॉल डी है उसको क्या करना है, नीचे मेंशन करना है, ठीक है। तो ये बीटा की फ्रिंज आ गई। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, डिस्ट्रक्टिव की। तो सेकंड कंडीशन अपन बात करें किसकी भाई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो उसके अंदर जो अपन लेंगे, जो डेल की वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, क्या ले लेंगे भाई, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। तो ये रखने के बाद में आपने क्या देखेंगे कि डेल की वैल्यू आएगी, देखो इधर ये जो डेल है एक्स डी अपॉन डी, ये रखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल्स टू 2n प्लस 1, और ये क्या लिखेंगे, लेमडा बाई 2। अब यहाँ पे n की वैल्यू वापस में क्या, पहले अपन x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू क्या जाएगा, 2n प्लस 1 लेमडा अपॉन 2, और ये d नीचे आ गया और ये d कैपिटल ऊपर चला गया। x की वैल्यू आ गई है आपके पास फाइनल। अब n की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 1, तो n इक्वल्स टू 1, तो x1 मान लेंगे। x1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 प्लस 1, ये आप देख रहे हो 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा। तो 3 बाई 2 लेमडा d अपॉन d। इसी तरह से अपन नेक्स्ट n इक्वल्स टू 2 के लिए बात करें तो 2 के लिए x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 2 रखेंगे। देखो 2 2 4 5, 5 बाई 2 कितना आ जाएगा, 5 बाई 2 लेमडा d अपॉन d। तो ये आपके सामने वैल्यू आ गई किसकी, x2 की। अब दोबारा फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, बीटा से लिखेंगे, बीटा इक्वल्स टू x2 माइनस का x1। तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, 5 अपॉन 2 लेमडा d अपॉन d माइनस 3 बाई 2 लेमडा d अपॉन d। यहाँ से बीटा का मान वही आएगा जो अपना कंस्ट्रक्टिव के लिए निकाला था। दोनों के लिए फॉर्मूला क्या आएगा आपका, सेम ही आएगा, लेमडा d अपॉन d, और यहाँ पे भी वही लेमडा d अपॉन d।
तो अपन यहाँ पे क्या देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव यानी ब्राइट फ्रिंज की विड्थ भी वही रहेगी जो डार्क फ्रिंज की है, तो दोनों की विड्थ क्या रहेगी, सेम रहेगी। एक छोटा सा फॉर्मूला और देख लो, देखो एंगुलर जो विड्थ होती है उसको और देख लो थोड़ा सा। एंगुलर जो विड्थ किस तरह से निकालते हैं, तो उसको अपन लिखते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ फ्रिंज विड्थ अपॉन फ्रिंज विड्थ टू स्क्रीन डिस्टेंस, यानी उसको अपन किससे लिखेंगे भी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ को। उसको अपन क्या लिखेंगे, बीटा अपॉन डी, तो वैल्यू क्या रहेगी भाई, लेमडा अपॉन डी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये चीज़ें सीधी ध्यान में रखनी है। बीटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेमडा के। इस फॉर्मूले से अपन क्या देख रहे हैं, लेमडा के, यानी आप यहाँ पे लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं आपसे पूछूं कि किस कलर का लाइट अपन यूज़ करें कि फ्रिंज विड्थ की विड्थ क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा है, तो आपको क्या बताना है, रेड कलर का। तो रेड कलर के लिए अपन देखेंगे कि फ्रिंज विड्थ क्या आएगी, मैक्सिमम, और वॉयलेट कलर के लिए क्या आएगी, कम। दूसरा अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैपिटल डी। पर्दे के बीच की दूरी यानी स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप यहाँ पे इन दोनों को अपन क्या है, मेंशन करेंगे। तो अपन क्या देखेंगे, जितना ज़्यादा स्क्रीन दूर होगी उतनी ही फ्रिंज विड्थ क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस करने से भी अपने को इंटेंसिटी है, यानी वो उनकी जो क्लियरिटी है, उनकी जो शार्पनेस है जो फ्रिंजों की, वो क्लियर नहीं दिखेगी। तो आपको ये ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि आपको एग्जैक्ट यानी क्लियर इंटरफेरेंस देखना है, तो कैपिटल डी को आपको क्या करना है, कम ही रखना है। स्मॉल डी यानी दोनों स्लिट के बीच की जो दूरी है वो जितनी कम रहेगी उतनी ही ज़्यादा फ्रिंज विड्थ आपको दिखाई देगी। तो आपको सबसे बेटर रिजल्ट लेने के लिए स्मॉल डी की वैल्यू क्या रखनी है, कम रखनी है, और लेमडा की वैल्यू क्या रखनी है, ज़्यादा रखनी है। इसका मतलब रेड कलर की लाइट यूज़ करें और स्मॉल डी की वैल्यू क्या रखें, कम रखें, तो आपकी फ्रिंज विड्थ क्या आएगी, मैक्सिमम, है ना। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। एक ये छोटा सा एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला भी आपको बीटा अपॉन डी, यानी इसका एक रेशियो होता है, और उसको अपन वैल्यू निकालेंगे तो लेमडा अपॉन डी आ जाती है। डिफ्रैक्शन, अब देखो डिफ्रैक्शन के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो डिफ्रैक्शन होता क्या है, तो डिफ्रैक्शन को अपन समझने के लिए अपन क्या है, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे आपके हाथ में यदि पेन है, तो पेन को आप लाइट के और अपने हाथ के ऊपर क्या करो, इस तरह से डालो, तो अपन उसकी देखो शेडो देखेंगे, तो बिल्कुल उसके पास देखेंगे तो उस टाइम पे तो उसकी शेडो बिल्कुल शार्प दिखाई दे रही है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो आपकी इमेज क्या है, हाथ से गायब होती जा रही है। देखो आप देख पा रहे हो, तो बिल्कुल एकदम से धुंधली धुंधली आप इमेज देख पा रहे हो, है ना। तो उसी तरह से अपन यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो बिल्कुल ये जो धुंधली धुंधली इमेज दिख रही है, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर ये क्या है, गायब हो जाएगी। तो इसी फिनोमेना को अपन क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, व्हेन लाइट एंटर एट ए ऑब्स्टिकल देन इट एंटर इट्स शैडो, यानी उसकी छाया के अंदर वो लाइट क्या है, एंटर कर जाता है। इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन। अपन देखो जैसे सिंगल स्लिट की बात करें, जैसे कोई आपके घर में खिड़की है, तो खिड़की के ऊपर अपन क्या है, ऑब्जेक्ट, जैसे ये अपन ने क्या बना दी, एक दीवार बना दी, तो इसके अंदर क्या देख रहे हैं कि एक छोटा सा होल दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो इसके अंदर लाइट क्या करेगा, इंटर करेगा। तो सपोज करो यहाँ पे आपका लाइट सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर रहा है, ये लाइट इस तरह से आपकी रे इस तरह से जा रही है और इसकी रे इस तरह से जा रही हुई। तो इतने भाग के ऊपर ये जो स्क्रीन मैंने आपके आगे लगा रखी है, तो इतने भाग के ऊपर अपन देख रहे हैं कि ये अपने को क्या है, रोशनी दिखाई देती है। तो कहने मतलब है लाइट तो इतने भाग में ही जाना चाहिए था, स्टेट अपन बात करें, लेकिन वो इतने भाग के अंदर क्या है, फैल जाता है। जैसे अपन घरों में देखते हैं कि सन से जो लाइट आ रही है खिड़की के अंदर, तो उस खिड़की के अंदर देख रहे हैं तो पूरी खिड़की के जितनी ही लाइट आनी चाहिए, जबकि पूरे कमरे में क्या होती है, लाइट, आपको रोशनी पूरे कमरे में दिखाई देती है। तो ये फिनोमेना ही क्या है, डिफ्रैक्शन। समझ गए। तो डिफ्रैक्शन क्या है, आपका ऑब्स्टिकल क्या हो सकता है, ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। क्लोज के अंदर जैसे अपन ने बता दिया, ये मार्कर का एग्जांपल दिया, तो बीच में क्या है, एक ऑब्स्टिकल हो भी सकता है और एक होलो भी हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में फिनोमेना आपके सामने आएगा। उसी फिनोमेना को अपन क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन को इस तरह से अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे।
अब देखो अपन बात कर रहे हैं बेटा इसके टाइप्स की, तो इसके अंदर दो टाइप के डिफ्रेक्शन अपन देखेंगे, एक तो क्या है फोन ऑफर और एक अपन देखेंगे फ्रेनल। तो फ्रेनल और फोन ऑफर में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अपन क्या देखेंगे कि अपन क्या कर रहे हैं, लाइट सोर्स और स्क्रीन उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है अपनी फाइनाइट है, यानी जिसको अपन क्या है इजीली मेजर कर सकते हैं। तो उस टाइम पे जो डिफ्रेक्शन होगा उसको अपन बोलेंगे फ्रेनल डिफ्रेक्शन। और दूसरा अपन क्या कर रहे हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं सन के साथ, तो सन की लाइट ले रहा हूँ और मैं स्क्रीन के बीच की, तो उस टाइम पे सन की और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाती है इनफाइनाइट, है ना। तो उस टाइम पे जो डिफ्रेक्शन होगा उसको अपन बोलेंगे फोन ऑफर। तो अपन यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, इसको अलग अलग कैसे करेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो अपन ले लेंगे फाइनाइट डिस्टेंस और इसकी क्या ले लेंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो दूसरी अपन इसको इमेजिन करें तो अपन यहाँ पे देखेंगे क्या कि आपका क्या है लाइट सोर्स, चूँकि कोई अपन बात करें जैसे बल्ब वगैरह ले रहे हैं तो उस टाइम पे उसको पॉइंट सोर्स मानना है, तो उस टाइम पे उससे जो वेव फ्रंट निकलेगा तो उस वेव फ्रंट को अपन क्या मान सकते हैं स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल, क्योंकि यदि ट्यूबलाइट भी आपके साथ में है तो उस पर निकलने वाला लाइट होगा वो क्या मान सकते हैं स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल। जबकि अपन किससे सन के साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको प्लेन जो आपकी वेव फ्रंट आ रही है वो क्या लेनी है आपको प्लेन। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपके पास जो भाग आएगा वो एक प्लेन वेव फ्रंट की तरह अपना यूज होगा। जैसे हाइगेंस ने बताया था 3 वेव फ्रंट हैं, स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन। तो अपन दो जो फ्रेनल के अंदर तो कौन से लेने हैं आपको स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल। तो अपन यहाँ पे दूसरा जो डिफरेंस देख पा रहे हैं वो क्या बोल सकते हैं वेव फ्रंट का। तो वेव फ्रंट के अंदर क्या आ जाएगा, तो इसमें तो आ जाएगा स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल, ठीक है। जबकि इसके अंदर क्या आ जाएगा भाई प्लेन। ये इस बात को आपको ध्यान में रखना है, प्लेन वेव फ्रंट अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तीसरा अपन इसको आइडेंटिफाई करें तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि कोई लेंस की रिक्वायर नहीं होती है ना। तो लेंस की रिक्वायर इसके लिए आपको नहीं होगी, किसके लिए भी फ्रेनल के लिए। जबकि फोन ऑफर के लिए आपको क्या है लेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो अपन इस तरह से दो डिफ्रेक्शन को अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फ्रेनल और फोन ऑफर। तो ये दोनों ही आपके क्या हैं टाइप्स हैं, किसके किसके टाइप हैं डिफ्रेक्शन के, ठीक है। यहाँ से आपको क्या है देखना है, ओके। हाँ बेटा, अब एक छोटा सा टॉपिक कर रहे हैं डिफ्रेक्शन एट ए सिंगल स्लिट। तो डिफ्रेक्शन एट ए सिंगल स्लिट के लिए अपन को क्या करना है, देखो एक प्रॉपर डायग्राम से समझना है। तो स्लिट अपन सबसे पहले अभी बनाई थी, उसी टाइप से आपको क्या है एक छोटी सी स्लिट बना रहे हैं अपन, जिसकी विड्थ मैं क्या ले रहा हूँ भाई डी। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्लिट आपको दिखाई दे रही है, ये बीच में एक छोटा सा क्या कर लिया अपन ने होल कर लिया, ये वॉल बना दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका क्या है लाइट सोर्स है एस, यहाँ से क्या आ रही हैं भाई रे आ रही हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये रे क्या है स्ट्रेट जा रही हैं, आगे क्या लगा रखा है अपन ने जैसे स्क्रीन लगा रखा है अपन ने, तो यहाँ पे अपन क्या है इनको सीधा ले चले और ये क्या आ गई आपकी, यहाँ पे अपन देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा ब्राइटनेस, यहाँ पे पॉइंट ओ के ऊपर, ओ पॉइंट के ऊपर क्या आएगा ब्राइटनेस, क्योंकि रे इस तरह से जा रही हैं और वो क्या कर रही हैं भाई ओ पॉइंट के ऊपर क्या हो रही हैं इंसिडेंट हो रही हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे इनके बीच की जो डिस्टेंस मैंने ली है वो क्या ली है डी, स्लिट के बीच की, इसकी विड्थ है एक तरह से स्लिट की। अब ये कुछ रे आपको दोनों साइड में ऊपर और नीचे भी क्या है बैंड होंगी, तो उसके ऊपर ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले अपन कोई पॉइंट पी ले लेते हैं। जैसे सपोज करो पहली रे ये आपकी इधर थीटा एंगल से क्या हो गई है बैंड हो गई भाई, ये रे भी अपने यहाँ पे देख पा रहे हैं तीनों रे क्या हो गई हैं बैंड हो गई है। तो अपन पॉइंट पी की अपन बात करें मिडल पॉइंट अपन ले लेते हैं, तो ये आपकी क्या हो गई स्क्रीन, ठीक है। अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कोई एंगल थीटा से इनको क्या किया मैंने बैंड किया है थीटा एंगल से, ठीक है तीनों के तीनों। तो यहाँ पे अपन क्या है कि इसका नाम दे दिया मैंने ए और बी। अब अपन क्या देख रहे हैं, यदि मैं अपन पॉइंट पी के ऊपर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो नीचे वाली रे ने की है। तो इसने क्या है पाथ डिफरेंस ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे अपन क्या डाल देते हैं एक परपेंडिकुलर डाल दिया अपन ने, ये परपेंडिकुलर अपन क्या मान लेते हैं भाई ए
BC, ये C पॉइंट दे देते हैं और इसकी जो विड्थ दिखाई दे रही है वो आपको इस तरह से दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे कितना एंगल बन जाएगा आपका 90 डिग्री। तो ये एक छोटा सा ट्रायंगल आपको देख पा रहे हो ABC। अब इस ABC से अपन क्या है, ये जो पाथ डिफरेंस है इतना इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की, जिसको मैंने डेल से लिख दिया, इस डेल को अपन क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस। तो अपन देखो यहाँ से पाथ डिफरेंस को ऑब्जर्व एक ही तरीके से कर सकते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका थीटा। तो थीटा इस सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस। तो अपन यहाँ से देखो ट्रायंगल अपन ले रहे हैं कौन सा भी, ABC। वहाँ से अपन क्या देख रहे हैं, साइन थीटा क्या होगा आपका BC अपॉन क्या आएगा AB। तो अपन BC की जो वैल्यू लिखेंगे साइन थीटा जो वैल्यू आएगी उसको अपन डेल लिख रखा है और AB को अपन ने स्मॉल d से लिखा है। तो डेल की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई भाई, d साइन थीटा, पहली इक्वेशन। तो अपन यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, डेल की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई बेटा, d साइन थीटा। अब अपन यहाँ पे दो बातें देखेंगे, क्या कि इस वेव, ये जो वेव जा रही है कौन सी, यहाँ से अपन देख रहे हैं ये जो वेव जा रही है, तो यहाँ पे अपन यदि वेव कंप्लीट जा रही है, कंप्लीट इसमें एंटर हो रही है, तो उस टाइम पे तो आपका क्या होगा मिनिमा, और आधी वेव इसमें एंटर हो रही है तो उस टाइम पे आपका होगा मैक्सिमा, है ना। तो अपन सबसे पहले अपन मिनिमा मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, तो अपन कंडीशन लगा रहे हैं क्या, इफ़ पाथ डिफरेंस जो डेल लिखा है उसका मान मैं ले रहा हूँ एन लेमडा। तो एन लेमडा का मतलब है कि आपकी वैल्यू क्या है, कंप्लीट जा रही है, 1 2 3 पूरी वेव जा रही है। तो अपन यहाँ पे इमेजिन करो, तो देखो एक वेव को अपन यहाँ पे इस तरह से इमेजिन करें कि ये क्या है, इस तरह से इसको अपन मान सकते हैं, यानी वेव कंप्लीट इस तरह से इसमें क्या कर रही है, इंटर कर रही है, यानी उसकी साइज़ आप देख पा रहे हो अलग से डायग्राम बनाकर, इतनी साइज़ है, यानी एक वेव की बीच की डिस्टेंस ये लेमडा शो कर रहा है, तो लेमडा का मान एन का मान 1 ले रहा हूँ, तो एक लेमडा के बराबर इसकी क्या है, ये जो विड्थ है ये इसके इक्वल है। तो उस टाइम पे अपन पाथ डिफरेंस इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल करेंगे। तो d साइन थीटा इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, एन लेमडा, ठीक है। तो एन की वैल्यू अपन 1 रखेंगे, तो एन इक्वल्स टू 1। तो अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, फर्स्ट मिनिमा आ जाएगा, क्या लिखेंगे भाई उसको, फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा के लिए कंडीशन क्या आ जाएगी, d साइन थीटा इक्वल्स टू लेमडा, करेक्ट है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, लेमडा अपॉन d, ये फर्स्ट मिनिमा आ जाएगा। इसी तरह से अपन एन की वैल्यू 2 रख दें तो उसके लिए क्या आ जाएगा भाई, सेकंड मिनिमा, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, d साइन थीटा इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, 2 लेमडा, है ना। तो साइन थीटा, इसी तरह से अपन nth की बात करें, nth के लिए क्या लिखेंगे, तो अपन क्या लिखेंगे, d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा। तो ये आपका क्या है, nth के है मिनिमा आ जाएगा, और ये सेकंड मिनिमा मैंने आपको बता ही दिया। तो ये आपको नॉर्मल आपको देखना है। तो इसके अंदर देखो रे कितनी जा रही है, अपन वेव बनाएं तो ये पूरी एक इंटर हो गई, ये दूसरी इंटर हो गई, तो इसकी साइज़ कितनी है भाई, 2 वेव यहाँ पे आप देख रहे हो 2 लेमडा बराबर अपन उसके अंदर क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं। तो उसकी विड्थ आपको इस तरह से समझनी है। तो एक अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जैसे प्लस और ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर दें तो टोटल इंटेंसिटी क्या आएगी, मिनिमा, यानी 0 के बराबर। तो उस टाइम पे वहाँ पे डार्कनेस आएगी। इसी तरह प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो कैंसिल करेंगे तो आपके सामने वहाँ पे भी इंटेंसिटी लाइट की क्या देखोगे, मिनिमा, यानी वहाँ पे बिल्कुल डार्कनेस ही आपको दिखाई देगी। अब सेकंड अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी भी, मैक्सिमा की। तो मैक्सिमा के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, पाथ डिफरेंस को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो पाथ डिफरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए अपन क्या लगाएंगे, इफ़ सेकंड कंडीशन लगाएं कि ये पाथ डिफरेंस अपना कितना हो जाए, कितना हो जाए भी, डेल की वैल्यू मैं ले लूँ जैसे 2n + 1 लेमडा बाई 2, है ना। तो यहाँ से n की वैल्यू अपन 1 रखें, n की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, तो n के लिए लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 3/2 लेमडा बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा, 3 लेमडा अपॉन 2 वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपके सामने 3/2 लेमडा। तो अपन यहाँ से क्या देख रहे हैं कि 3/2 लेमडा लिखा है, तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हो, वेव कितनी इंटर की है उसने, एक वेव बना रहा हूँ, ये तो पूरी वेव हो गई, ये आधी, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसने आधी वेव और आगे जा रही है उसके अंदर,
है ना, तो बाकी उसने यहाँ पे रुक गई। तो ये प्लस और माइनस अपन चेक करें तो ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये भाग आपको क्या है, वहाँ पे ब्राइटनेस शो करेगा। तो अपन यहाँ पे कंडीशन डेल की वैल्यू क्या ले ली, 3/2 लेमडा अपन इसके अंदर रखेंगे। किसके अंदर भाई, सेकंड वाली कंडीशन में। तो सेकंड वाली कंडीशन के अंदर क्या देखेंगे अपन कि पाथ डिफरेंस अपन क्या देख लिया, ये किसके लिए कर रहे हैं अपन, मैक्सिमा के लिए। तो ये मिनिमा का अपन ने कर लिया था, उसी तरह से अब मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमा के अंदर क्या करेंगे अपन, फर्स्ट मैक्सिमा है ना, तो उसके लिए अपन ने क्या है, डेल की वैल्यू क्या ले ली भाई, 3/2 लेमडा, और दूसरी वैल्यू क्या थी, डी साइन थीटा। तो डी साइन थीटा के इक्वल अपन क्या रख देंगे अपन यहाँ पे 3/2 लेमडा। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी आपकी, इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, फर्स्ट आपका मैक्सिमा। इसी तरह से अपन यहाँ पे सेकंड कंडीशन में एन की वैल्यू 2 रख दें, एन की वैल्यू क्या रख दें भाई, 2 रख दें। तो 2 रखेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, देखो डी साइन थीटा इक्वल्स टू, इसी फॉर्मूले में कौन से में, इसमें 2 रखेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 5/2 लेमडा। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे भाई, सेकंड मैक्सिमा। यानी यहाँ पे दोबारा आपको क्या दिखाई देगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देगी। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ, तो nth के लिए आप लास्ट निकाल देते हैं। तो क्या लिखेंगे, डी साइन थीटा इक्वल्स टू 2n+1 लेमडा बाई 2। तो ये nth के लिए आपके पास क्या आ गई भाई, मैक्सिमा की कंडीशन आ गई। तो ये आपको छोटा सा क्या है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन था, उसको आपको क्या है ध्यान में रखना है, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको दिमाग में इतना ही लेना है कि इसके अंदर वेव कितनी जा रही है। तो इसके अंदर 3/2 यानी आधी वेव एक्स्ट्रा जा रही है, एक तो कंप्लीट जा रही है, आधी वेव एक्स्ट्रा जा रही है, इसकी वजह से ब्राइटनेस आएगी। इसी तरह से यहाँ पे 5/2 लिया है, तो 5/2 के लिए अपन क्या है, पूरी वेव ये 2 बना दी। अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड, ये तो कैंसिल कर देंगे, लास्ट वाले भाग की वजह से क्या आ जाएगी, वापस ब्राइटनेस आ जाएगी। समझ रहे हो ना। तो इसको यहाँ पे दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या लिख सकते हैं, 5/2 लेमडा। इसके लिए क्या लिख सकते हैं भाई, 3/2 लेमडा, करेक्ट है। तो इसी तरह एन वाले के लिए अपन nth ले लेंगे। तो यानी इसकी जो साइज है उसी ऊपर सारा सिस्टम डिपेंड करेगा। जैसे मैंने मैक्सिमा की अपन यहाँ पे इमेजिन करें, तो यहाँ पे अपन किसकी साइज़, ये छोटी छोटी वेव को इमेजिन करो इस तरह से, है ना। तो ये आपको वहाँ पे पॉइंट P के ऊपर क्या है, ब्राइटनेस दिखाई देगी। तो इसके बीच में यदि अपन एक ग्राफ प्लॉट करें, तो ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ कैसे आएगा, देखो ग्राफ को भी थोड़ा सा अपन क्या है ध्यान से देखेंगे। तो ग्राफ क्या है, इंटेंसिटी और उसके बीच में ग्राफ खींच रहे हैं। तो ग्राफ इस तरह से सेंटर में तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमा, और फिर इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसी तरह से लेफ्ट में भी अपन किया है, ये वैल्यू इस तरह से खींच सकते हैं। ग्राफ सबको समझ में आया भाई। सेंटर में तो अपन क्या देख रहे हैं, आपकी वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमा, और अदर साइड में क्या आ रही है, मिनिमा। तो आप यहाँ पे लेमडा अपॉन डी जो अपने निकाली थी कंडीशन, उसके हिसाब से अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये लेमडा अपॉन डी आ जाएगा, ये सेकंड में क्या आ जाएगा, 2 लेमडा अपॉन डी आ जाएगा, और ये थर्ड में क्या आ जाएगा, 3 लेमडा अपॉन डी। इसी तरह माइनस वाले भी आ जाएंगे, माइनस लेमडा अपॉन डी, ये कितना आ जाएगा, -2 लेमडा अपॉन डी। और ये इंटेंसिटी सेंटर में क्या रहेगी, ओ पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल ओ पॉइंट के ऊपर आपकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम। बाकी साइडों में क्या है, लेफ्ट और राइट, यानी ऊपर और नीचे स्क्रीन पे देखेंगे तो आपकी क्या है, जो इंटेंसिटी वो लाइट की क्या है, लगातार डिक्रीज होती जाएगी, और लास्ट में वो बिल्कुल 0 के बराबर हो जाएगी। तो ये आपका छोटा सा फिनोमेना था, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। ठीक है,